हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी जानकारी में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिल्मी जानकारी का संडे स्पेशल। आज हम बात करेंगे ऐसे महान अभिनेता की जिसने 7 दशक से भी ज़्यादा बॉलीवुड में राज किया, जिसके सामने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी कुछ नहीं थे, जिसकी दमदार आवाज़ के लोग दीवाना हुआ करते थे, जिसकी डायलॉग डिलीवरी अद्भुत हुआ करती थी। जी हाँ, और कोई नहीं, उनका नाम है प्राण। एंड प्राण के रूप में अपना नाम फिल्म के शुरू में दिखने वाली स्टार कास्ट एंट्रो के लास्ट में रखने वाले प्राण हिंदी सिनेमा के प्रारंभिक दौर के खलनायकों में प्रथम स्थान में रहते हैं। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए। प्राण कृष्ण सिकंद का जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली ब्रिटिश भारत में हुआ था। उन्हें ज्यादातर लोग मात्र प्राण नाम से जानते हैं। प्राण ने एक पंजाबी परिवार में जन्म लिया था। उनके पिता का नाम केवल कृष्ण सिकंद था, जो पेशे से एक सिविल इंजीनियर थे। उनकी मां का नाम रामेश्वरी था। प्राण के कुल 6 भाई और बहन थे, जिनमें से 4 भाई थे और 3 बहनें थी। प्राण के पिता का अक्सर तबादला होता रहता था, जिसकी वजह से प्राण ने देहरादून, कपूरथला, मेरठ और उन्नाव के स्कूलों में अपनी पढ़ाई की। आखिरकार प्राण ने हामिद स्कूल रामपुर में अपनी पढ़ाई पूरी की। जैसा कि अधिकतर सफल अभिनेताओं के साथ होता है, प्राण का मन भी पढ़ाई में नहीं लगता था। वे इसी अधेड़ बुन में रहते थे कि जीवन में कुछ खास करना है, मगर क्या करना है ये समझ नहीं आता था। पढ़ने में अरुचि के कारण मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ के पहुंच गए दिल्ली और फोटोग्राफर बनने का विचार बनाकर एक स्टूडियो में नौकरी की और इसी सिलसिले में पहले शिमला और फिर लाहौर का रुख किया। प्राण साहब सिगरेट को अपना पहला प्यार कहा करते थे। उनको यह लत 6ठी कक्षा से ही लग गई थी। एक बार प्राण सिगरेट लेने पान की दुकान पे गए हुए थे और वहीं पे उनकी मुलाकात राइटर मोहम्मद वली से हुई। इन्हीं दिनों मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक मोहम्मद वली अपनी फिल्म यमला जट के लिए हीरो की तलाश कर रहे थे। ये वो दौर था जब फिल्म निर्माताओं के पास एक बार में प्रतिभा को पहचानने वाली पारदर्शी आंखें होती थी। इतनी पारदर्शी कि फिल्म निर्माता बलदेव दुबे को सब इंस्पेक्टर कुलभूषण पंडित में पहली ही नज़र में भविष्य का महानायक राजकुमार दिख गया था। शायद यही पारदर्शी आंखें उस दिन पान की दुकान पर पहुंचे बली साहब के पास भी थी और उन्होंने एक ही नज़र में प्राण साहब को यमला जट में लेने का मन बना लिया। 1940 में यह फिल्म आई और खासी सफल रही। इसके बाद प्राण साहब का सिनेमा में जो सफर शुरू हुआ, तो फिर उन्होंने सफलता मिले या विफलता पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस बढ़ते ही गए। प्राण का फिल्मी करियर अभी गति पकड़ ही रहा था कि देश का बंटवारा हो गया और वे लाहौर छोड़ के मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने अपने करियर को नए सिरे से खड़ा करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। चर्चित फिल्म पत्रकार फजले गुफरान ने अपनी किताब मैं हूं खलनायक में लिखा है कि मुंबई में प्राण के शुरुआती 5-6 महीने इतने कठिन रहे कि उन्हें होटल में काम करना पड़ा और पत्नी के गहने तक बेचने पड़े। लेकिन जल्द ही उनके हालात बदले और बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में उन्हें देवानंद और कामनी कौशल के साथ काम मिला। फिल्म कामयाब रही। इसके बाद प्राण आजाद, मधुमती, देवदास, दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम, आदमी, मुनीम जी, अमरदीप, जॉनी मेरा नाम, वारदात, देश परदेश जैसी फिल्मों में खलनायक के रूप में नजर आए। 70 का दशक बीतते बीतते प्राण का हिंदी सिनेमा में वो कद बन चुका था कि खलनायक के किरदार में भी उनका रुतबा बॉलीवुड के नायकों से अधिक था। कहा तो यह जाता है कि उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना से भी अधिक फीस प्राण लेते थे। 1978 में आई अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म डॉन के लिए अमिताभ को जहां 2.5 लाख मिले थे, वहीं प्राण ने 5 लाख की फीस ली थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर में उनका क्या स्टारडम रहा होगा। प्राण सिर्फ अभिनेता ही गजब नहीं थे, बल्कि उतने ही जिंदा दिल इंसान भी थे। अपने स्टारडम को लेके कभी कोई घमंड उनमें नहीं आता था और लोगों से बड़े सहज ढंग से पेश आया करते थे। इस बारे में वरिष्ठ सिनेमा लेखक रामकृष्ण की पुस्तक फिल्मी जगत में अर्धसती का रोमांस में एक किस्सा मिलता है। एक बार किसी आयोजन में प्राण को आमंत्रित करना तय हुआ। फोन वोन तो था नहीं, सो चिट्ठी भेजी गई, लेकिन प्राण की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं मिला।
तो आयोजकों ने इसे उनका घमंड समझ के यह मान लिया कि वह कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम के दिन किसी ने आके बताया कि बाहर एक बिल्कुल प्राण जैसा शख्स खड़ा है। इस पर जब बाहर जाके देखा गया तो प्राण मौजूद थे। बोले कि तुम्हारा दावतनामा पहुंचे और मैं ना आऊं, यह हो ही नहीं सकता। यह बात जरूर है कि जरूरत से ज़्यादा बिजी होने के कारण तुम्हारे खतों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन इसके मायने यह नहीं कि तुम समझ डालो कि प्राण नाम का कोई इंसान है ही नहीं इस फिल्मी दुनिया में। ऐसे थे प्राण, एकदम जमीन से जुड़े। जब तक सक्रिय रहे उनके सितारे कभी गर्दिश में नहीं आए। प्राण और अमिताभ बच्चन में गहरी दोस्ती थी। जंजीर फिल्म में ये मिले थे और फिल्म की तरह असल जिंदगी में भी अच्छे दोस्त बन गए। इस मित्रता को लेकर गूगल देवता पर यह जानकारी मिलती है एक आध जगह कि प्राण के कहने पर प्रकाश मेहरा ने जंजीर में बच्चन को लिया। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। हुआ यह था कि प्रकाश मेहरा धर्मेंद्र से जंजीर की कहानी खरीदने के बाद उसके लिए हीरो की खोज में परेशान थे। देवानंद और राजकुमार अपने अपने कारणों से इस फिल्म को इनकार कर चुके थे। तभी एक रोज फिल्म के लेखक सलीम जावेद ने उन्हें बॉम्बे टू गोवा दिखाते हुए अमिताभ बच्चन को बतौर हीरो लेने की सलाह दी। इन दिनों अमिताभ के सितारे बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे, लेकिन सलीम जावेद के कहने पर कोई विकल्प न होने के कारण उन्हें जंजीर में लिया गया। शूटिंग शुरू हुई और जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो वाला वो सदाबहार सीन जिसने पहली बार थाने में प्राण और बच्चन का सामना होता है के बाद अमिताभ की संवाद अदायगी से प्राण बेहद प्रभावित हुए और प्रकाश मेहरा से बोले, गजब हो यार, जितनी इस लड़के की उम्र है उतने वर्ष इस फिल्म इंडस्ट्री में हो गए हैं। मैंने आज तक किसी अभिनेता को अपने चरित्र में इतनी गहराई से डूबते नहीं देखा। ही इज़ अ ग्रेट एक्टर। मेरी बात याद रखना, एक दिन यह बड़ा स्टार बनेगा, द ग्रेट स्टार। इस पूरे वाक्य का जिक्र चर्चित लेखक युआंग धारी की पुस्तक अमिताभ के संघर्ष कथा में मिलता है। अब प्राण की यह तारीफ ही ऐसे फैल गई कि प्राण के कहने पर ही बच्चन को जंजीर में काम मिला था। मगर इतना जरूर है कि प्राण ने तब जो कहा था बच्चन बिल्कुल वैसे ही बने, द ग्रेट स्टार यानी महानायक। प्राण ने विलन के रूप में कई सारी हिट फिल्मों में अभिनय किया था। उन फिल्मों के नाम मर्यादा, नया जमाना, जवान मोहब्बत, आन बान, रूप तेरा मस्ताना, ये गुलस्ता हमारा, गद्दार, अंधा कानून, दुनिया, इंसाफ कौन करेगा, दुर्गा, बेवफाई, होशियार, धर्म अधिकारी, आज़ाद देश के गुलाम थे। साल 1991 में प्राण ने अपनी एक और इकलौती फिल्म को निर्मित किया था जिसका नाम लक्ष्मण रेखा था। इस फिल्म के निर्देशक सुनील सिकंद थे और फिल्म में प्राण ने कृष्णलाल शर्मा नाम का किरदार अभिनय किया था। साल 1988 में प्राण को अपनी 78 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ा था। इस हादसे के बाद प्राण ने फिल्मों में काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया और फिल्म के प्रस्ताव को भी ठुकराते थे। साल 1990 में अमिताभ बच्चन की विनती करने पर प्राण ने 2 फिल्मों में अभिनय करने के लिए हामी भरी थी। उन फिल्मों का नाम तेरे मेरे सपने और मृत्युदाता था। इन फिल्मों में प्राण ने बहुत मुश्किल से अभिनय किया था क्योंकि तबीयत के खराब होने से वो अच्छी तरह खड़े भी नहीं हो पाते थे। फिल्म तेरे मेरे सपने के दौरान प्राण ने पूरी फिल्म में बैठकर अभिनय किया था। साल 2000 के बाद प्राण को फिल्मों में एक अतिथि के रूप में अभिनय करते हुए देखा जाता था। उन्होंने साल 2002 में फिल्म मोहब्बत पहली नज़र में, सूर्यकांत, एक हिंदुस्तानी और तुम जियो हजारों साल में अपनी उपस्थिति दर्शाई थी। साल 2003 में उन्होंने फिल्म दीवाना तेरे प्यार का और किसका दोस्त में अभिनय किया। साल 2007 में प्राण को आखिरी बार फिल्म दोस्त में देखा गया। इसके बाद उन्होंने किसी भी फिल्म में अभिनय नहीं किया था। प्राण की निजी जीवन की बात करें तो प्राण कृष्ण सिकंद ने साल 1945 में शुक्ला आहूवालिया से शादी की। प्राण के 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटों का नाम अरविंद सिकंद और सुनील सिकंद है और बेटी का नाम पिंकी सिकंद है। प्राण साहब आज़ादी से पहले और बाद मिलाकर लगभग 70 साल तक सिनेमा जगत में सक्रिय रहे। 350 के करीब फिल्मों में काम किया। शब्दों को चबाते हुए एक खास अंदाज में बोले जाने वाले अपने डायलॉग और पल पल बदलते चेहरों के हाव भाव के जरिए लोगों के दिल में एक खास जगह बनाकर 12 जुलाई 2013 को वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए।
दोस्तों, आपको प्राण साहब कैसे लगते थे? आपको उनका कौन से डायलॉग याद है या सबसे ज़्यादा पसंद है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह पेशकश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।